बच्चों, आप लोग का स्वागत है द बायो वाला के अंदर, जो हम लोग का चैनल चल रहा था। इसमें आज मैं आप लोग के साथ में फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिलेबस नहीं स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो आप सबको बधाई हो कि आप 11वीं कक्षा पास करके 12वीं कक्षा में आ गए। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम करेंगे। जो आपके पुराने पाप हैं उनके बारे में बात की जाएगी। क्या क्या नई चीज़ें आप लोग देखेंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर, 12th के अंदर आकर के। 11th आपने पास कर ली है, आप लोग को लग रहा है कि आपने पूरा का पूरा एक क्लास किताबों को आग लगा दो। ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सामने इंट्रोड्यूस होती हैं और आप लोग को लगता है ये आ कहाँ से गया। और मेनली किसके साथ होता है? ये मेनली होता है जो बायो वाले बच्चे हैं। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत आ जाती है कि भाई ये कहाँ से आ गया, या फिर ये कहां से आ गया। तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा जहां भी पढ़ रहे होंगे। मेरी समझ से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नीट और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा अंदाजा रहता है इस चीज़ का। या मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे जो गणित पढ़ रहे होंगे, उनको ये पता रहता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात, ज़रूरत इसलिए होती है कि जैसे कोई भी हो गई, फिजिक्स हो गया आपका या कोई भी चीज़ हो गई, तो इसका बेसिक क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ है, मान लीजिए A + B = C + D है, ये केमिकल रिएक्शन है आपकी। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं इसको। स्केलेटन बोल देते हैं इसको। इसमें क्या है, A + B ने मिलकर के C + D बना लिया। तो इसको अगर मुझे किसी चीज में ही प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये थ्योरेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आप सोचेंगे इसके बारे में कि मैंने सोचा कि हाँ ये ऐसा होगा। दूसरा क्या है कि एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली भी प्रूव होना चाहिए। और गणितीय रूप से। बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स की, या फिर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हो? जब तक कोई भी चीज़ें, कुल मिलाकर के 3 हमारे पास डायमेंशंस हैं, पता होगा आप लोग को, पढ़ने वाले बच्चे हो, और नहीं पता तो चलो बता देते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी L, P, H। 10 तक बड़ा मज़ा आता है, X और Y में खेल रहे होते हैं। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। सारे के सारे चीज़ें, सब कैलकुलेशन इसके बीच में घूम गई। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ लगती है, इसको हम लोग z बोल देते हैं, तब यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जब तक आपकी, मान लीजिए इसको हटा देता हूँ भी, मैं आप लोग को z बता करके डराऊंगा नहीं। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन जा रही है। यहां तक आपका क्या सिस्टम है? आपका सिस्टम है कि आप इसको बड़े आराम से काउंट कर सकते हो। उसको लेकर कोई भी चीज होगी, मान लीजिए आपने ये बनाया तो इसकी आप लेंथ पता कर लोगे, विड्थ पता कर लोगे, थ्री डायमेंशनल में डेप्थ पता कर लोगे। इस तरीके से आप पता कर लोगे इसका लेकर के। लेकिन जहां पे भी ये कर्व गया इस तरीके से, तब इंट्रोडक्शन किसका आता है? इंट्रोडक्शन आता है आपका डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसका तरीका यही है। अब मान लीजिए एक चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। या फिर
कैसे डिनोट करते हैं? किसी बच्चे से पूछिए आप, मेरी समझ से क्लास 5 से ऊपर के बच्चे से पूछिए, वो इसका फॉर्मूला बता देगा आपको। इसका फॉर्मुलेशन है पाई आर स्क्वायर। अब किसी ने ध्यान दिया है कि जो ये पाई है ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर है आपका। इर्रेशनल नंबर होने का क्या मतलब है कि ना तो उसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी ना रिपीटिंग वैल्यू होगी, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, जैसे 3.1416 एंड सो ऑन करके वैल्यू है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक सर्किल का एरिया निकाल रहे हो और ये एरिया आपका एग्जैक्ट है? इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी हो या मेरी जानकारी में सुधार कर सकते हैं, तो इस जानकारी का सुधार करने के लिए कृपया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, इसको हम एग्जैक्ट मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जैसे कोई भी चीज़ हो गई, मान ली कोई वायर है, इसका आपने एक लेंथ नापना है, आपने क्या किया? इसको नाप लिया। भाई आपको एग्जैक्टली नापना है मीटर्स में, तो आपने मीटर स्केल का इस्तेमाल कर लिया, छोटे स्केल का इस्तेमाल कर लिया सेंटीमीटर मिलीमीटर के लिए। उससे ज़्यादा एग्जैक्ट जाना है, आपने वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर लिया। उससे ज़्यादा एग्जैक्ट जाना है तो आपने स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मान लीजिए तार ये इस तरीके से जा रहा है या कोई वायर है, क्योंकि हम लोग का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, इसकी बात करेंगे। तो वायर बेटा या कोई भी चीज, इसको जो कंडक्टिंग चीज है, ये कैसी हो सकती है? आपकी सीधे भी जा सकती है और ये आपकी थोड़ी सी टर्न होकर के भी जा सकती है। और इससे आप एनकाउंटर कहाँ करोगे? इससे आप एनकाउंटर करोगे जाकर के जब आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ोगे, गॉस की प्रमेय। जब गॉस की प्रमेय पढ़ोगे तब आपको ये दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहां पे जो भी आपके प्लेन्स होंगे, वो प्लेन्स आपके हमेशा ऐसे नहीं होंगे। आपकी जो लाइंस होंगी वो सीधी सीधी नहीं होंगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। भाई मान लीजिए एक पॉइंट ए है और बी है, आपको यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करना है वो आपने ए बी की स्ट्रेट लाइन खींच दी यहाँ पे। लेकिन भाई ए से बी जाने का आपका जो है ये भी तो एक पाथ होगा, एक पाथ ये भी होगा, एक पाथ इस तरीके से ये भी हो सकता है, एक पाथ इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये डेफिनेट फिगर्स नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब आप क्या हुआ, बड़े हो गए हो, क्योंकि 11th में आते ही आपको जैसे ही यहाँ से आप यहाँ पहुंचे ना, सारा का सारा खेल पलट गया है। समझ रहे हैं? अब आपको आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाना है, अब आपको जाना है एक पर्टिकुलर, आपको चारों तरफ से सोचना है इसको। यानी कोई भी सवाल अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो आप लोगों को क्या करना है? इसके अंदर आप लोगों को सोचना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने क्या बोला कि भाई इस तरीके से जाने का रास्ता है। तो ये जो वायर है, मिटा देते हैं इसको। आज ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं जो आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, जो कि थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ये वायर है या फिर कोई ये एक फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड का आपको क्या करना है? आपको एरिया निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? किसी को अगर पता हो भाई फॉर्मूला वगैरह तो कृपया कमेंट सेक्शन में डाल दें उसको, तो हम लोग भी थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ा लें। क्योंकि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, हम लोग साथ में सीख रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग सब आपस में शिष्य हैं। कुछ आप मुझे सिखाओगे, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इतने सालों से, आप लोग उसको सही करो, या कुछ आप गलती कर रहे हो उसको आप लोग थोड़ा सा सीखो। तो क्या करेंगे इसके लिए? क्या इसका क्या प्रोसेस है? किसी को पता है? इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और अप्रोक्सीमेशन वाला प्रोसेस है।
अंदर है तब तक ये सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, जहां पे थोड़ा सा कर्व आया, ये आपको धोखा देना चालू करेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, कहीं भी एक जगह पे आप एक छोटा सा स्ट्रिप काट लोगे, ठीक है, और इस स्ट्रिप को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डेरिवेटिव। मान लीजिए इसका पूरा एरिया ए है, तो जब हमने इसको काटा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी ए हो जाएगा, ठीक है। गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिससे बहुत कुछ प्रूव होगा हम लोग का, जो सिलिंड्रिकल वायर्स हैं वो उस पर जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं डी ए है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को मान लेंगे कि ये पूरा पूरा जो आपका सिस्टम है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टेप से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत में कितने राज्य हैं मुझे ये भी नहीं याद है वास्तव में, तो सारे राज्यों को मिलाकर के क्या है, सब राज्यों को मिलाकर के एक देश भारत बना हुआ है। आप लोग मराठी हो सकते हैं, आप लोग तमिल हो सकते हैं, आप लोग तेलुगु हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, एंड में आकर के जब पासपोर्ट बना के जाते हैं कहीं बाहर जाएंगे तो आपका इंडियन लिखा जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो गया, हम लोग पढ़ते भी है नेशनल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया इसका हमने। तो यहाँ पे जैसे मान लो अब तुम लोग को जिन्होंने नहीं पढ़ा है 11th में पहला चैप्टर, कि भैया पहले चैप्टर में कुछ आइबे नहीं करेगा, उन्हें ये नहीं पता कि सब कुछ पहले चैप्टर से आता है, समझ रहे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, बड़े खुश कि भैया अब तो हम 10th छोड़ करके, अब हमने मैथ छोड़ करके बायो ले ली, है ना। आधे लोग तो सोए नहीं होंगे रात भर कि चलो मैथ से पीछा छूटा, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत तो आपके पीछे पड़ेगी है, और थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कोई आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म में ला करके आपको रख दिया, या फिर आपके सामने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो आप लोग हो जाते हो परेशान कि ये ड्रामा हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। अभी आप आगे जाओगे, आप लोग पोटेंशियल के डेरिवेशंस करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह के डेरिवेशन करोगे, तो वहाँ पे जाकर सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा करेगा ये गॉस के अंदर, जो पहली यूनिट है गॉस और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर आपको बहुत दिक्कत पैदा करेगा कि डीएक्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये सब क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, जोड़ना, यानी कि मान लीजिए हमने ये डी है कई सारा, और इसको जोड़ करके हमने एक ए बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा आपका। अब चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो बताइएगा साहब, जब कभी मिलेंगे, होती रहेंगी मुलाकातें, 4 बातें, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे कि आपने एक स्टेप काट लिया डी ए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है y है, इसको fx से डिनोट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, y का मतलब ये हो गया कि भाई ये फंक्शन है जो कि x की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अरे डिफरेंशिएट, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे dy बाई डी ऑफ, और इधर लिखेंगे d बाई डी ऑफ fx। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि अगर x की पावर n है तो उसको अपन लिख देंगे n x की पावर n माइनस, मीन्स ये आपका सिंपल फॉर्मूला है जो x की पावर n में आता है। जैसे आपने 11th में क्वेश्चन एनकाउंटर किए होंगे कि आपका किसी चीज का जो s है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका है, डिस्प्लेसमेंट है आपका t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस c क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको सिंपल हमें क्या करना था, और आपसे पूछा गया कि भाई इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब थोड़ा सा सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नए बच्चों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी है, उनके लिए दिक्कत क्यों हो गई कि यार एक चीज बताओ, अच्छा खासा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में खेल चल रहा था, ये टी वगैरह कहाँ से आ गया, ठीक है ना। बोले यार बेकार ड्रामा चल रहा है ये। तो इसको आपको क्या कर देना है, सिंपली जो v होता है ds बाई डी टी, यानी सिंपल आपको उसको इंटीग्रेट कर देना। और बिल्कुल एक बेकार सवाल इस टाइप का आपको 11th में मिलता था, और बहुत सारे बच्चे, लगभग मैंने देखा है कि 25% बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसको सिंपल आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, या हिंदी में कहे तो समाकलित कर देना है। अच्छा
ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलन। और अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको बोल देते हैं हम लोग समाकलन। सॉरी, थोड़ा हिंदी लिखने की आदत छूट गई है। समाकलन। क्या कर दिया आपने? आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, लगा दिया। भाई यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो n बाहर ले आए, 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 t की पावर 2 माइनस 1। और कांस्टेंट का जो होता है, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट 0 होता है इसको। तो इसका आंसर सीधे क्या आ गया? अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है 3t² प्लस 4t। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत किया हो, चेक कर लीजिएगा। सिंपल आपकी t की टर्म में मिल गया। फिर आपको पूछ लेते कि भाई पता बताइए कि t = 0.5 पे इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका मेथड है ये नियरली सही क्यों है? ये आपका पूरी तरीके से इसको हम लोग क्यों नहीं मान सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है? देखिएगा इस चीज़ को देख करके, ऐसे इक्वेशन ली मैंने, ये वाली इक्वेशन को ही देख लेते हैं। इसमें क्या किया, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो जो मेरी कांस्टेंट टर्म थी, ये कांस्टेंट टर्म आपकी 0 हो गई। यानी कि ये पूरे के पूरे सिनारियो में से कांस्टेंट जो भी था 5, 4, 3 जो भी था, ये पूरा का पूरा गायब हो गया आपका। जब ये गायब हो गया तो अब इसको, अगर हम इसको इसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए इसको s को इंटीग्रेट कर देंगे ds को, तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये ds की हम लोग मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे आपने कांस्टेंट गायब कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू आपको इंटीग्रेशन के बाद कैसे मिलेगी? आप कर तो देते हो इसको, मान लीजिए कर लेते हैं। ठीक है, ये लगाया हमने, तो उसको इंटीग्रेट किया ds को, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया t 3+1 by 3+1 प्लस 2t 2+1 by 2+1 एंड कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका? t 4/4 और प्लस 2/3 t³। अब जब इसको खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके साथ में एक कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ता है। इसको c की वैल्यू c हम लिख देते हैं यहाँ पे, c लिख देंगे, a लिख देंगे, जो भी आपको समझ में आए। किसी या किसी अच्छे अक्षर से वो अगर लगा हो तो वो ले सकता है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब ये जो c वाली वैल्यू है, ये c वाली वैल्यू कहाँ से गायब हो रही है और कितनी आ रही है, ये कौन इसको डिसाइड करेगा? कोई डिसाइड करेगा इसको? नहीं कर सकता है। कि जरूरी है आपने अगर यहाँ से 5 गायब किया हो तो आप 5 ही जोड़ोगे ला करके, आपको क्या पता c की वैल्यू क्या है? ठीक है ना बेटा? तो इसलिए ये होता है, लगभग नियरली पॉसिबली आपको ये वैल्यूज दे देगा, आपको कुछ ना कुछ समझा देगा इसके बारे में, लेकिन पूरी तरीके से आपको नहीं समझा पाएगा कि इसने क्या किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्लस आप लोग का एक चैप्टर है एक समतल में गति, या इंग्लिश में कह दो मोशन इन अ प्लेन। उसके अंदर जो वेक्टर क्वांटिटीज थी या वेक्टर्स वाले जो सिस्टम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोस्टली बच्चे कहाँ फंसते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, ई कॉस थीटा क्या है, ई साइन थीटा क्या है, कैंसिल कहाँ पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, किधर कम है, रिजल्टेंट किधर आएगा। तो ये सब चीज़ें जो आपकी होती हैं तो ये दिक्कत पैदा करती हैं आपको। इसलिए एक बार मैं ये चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के पहले जो मोशन इन अ प्लेन है या एक समतल में गति है, उसके जो वेक्टर वाले लॉज है, जैसे लॉज ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये सब आप पढ़ लेंगे, तो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पे होती है? अब आप लोग बैठते हो एग्जाम्पल करने के लिए, चलिए कुछ बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल करने के लिए बैठते हैं, एग्जाम्पल करने में क्या होता है कि आप कहीं फंस गए, आपने क्या किया, सामने सॉल्यूशन देखा और सारा का सारा जुगाड़बाजी करके कि हाँ भाई इधर से हो गया, यहाँ से हो गया, ये जुड़ गया, ये घट गया, आपने उसका आंसर निकाल दिया। जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन में जाते हो, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन में जाते हो, हम लोग बहुत जल्दी
चलिए जल्दी उनका लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, जब हम आते हैं अनसॉल्व एग्जाम्पल के अंदर, तब हम लोग क्या ढूंढते हैं, जैसे कुमार मित्तल हो गई या कोई चीज़ हो गई, उसके हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं जाकर के नेट के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसको करने के लिए अगर आप एक बार उस चैप्टर को रिव्यू कर लेंगे तो पहले चैप्टर में आपकी लगभग 98% जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। आपको बहुत दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो पहला चैप्टर है हमारा, चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज क्या हो गया, अब क्या हो गया, पूछो क्या हो गया। अब भाई जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं क्या हूं, एक इंसान। इसको अगर आप लोग बांटते जाएंगे तो जैसे ये लोग बात करते हैं कि भैया इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, कहीं जाकर के होमो सेपियंस हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज को हम मानते हैं ये एक इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि मूलभूत। मूलभूत का मतलब क्या हो गया, मूलभूत का मतलब ये हो गया भाई है तो है और यही है। अगर आप मकान बनाने की सोचेंगे तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगा, आप किसी मिस्त्री से पूछोगे साहब इतनी जगह मकान बनाना है, ये नक्शा रहेगा, कितनी ईंट लगेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग को आपके बायो और केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे तो केमिस्ट्री में बताएंगे भैया एक चीज होती है एटम। पढ़ा ही होगा, 12वीं में आ गए हो, मेरे समझ से बहुत से लोग कॉम्पिटिशन में देने वाले होंगे। तो ये क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, ठीक है ना। या फिर जब आप बायो वाले सर से पूछोगे तो बायो वाले सर बताएंगे भाई सेल हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ, पहला ही चैप्टर होता है आप लोग का बायो के अंदर, तो ये सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या मूलभूत आपकी चीजें हो गई फिजिक्स के दायरे में। तो क्यों क्या हो गया, तुम आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कि एम होता है आपका, एम क्या हो गया, मास हो गया। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम मूलभूत बोलते हैं। अब मैं 2 फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा देख के बताइए कि क्या क्या समानताएं हैं इसके बीच में, क्या समानता है, क्या विषमता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। एक हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और एक हम लिखते हैं F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R², ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों क्या है, फोर्स है। अब देख लो, देखने में दोनों बड़े अलग अलग लग रहे हैं लेकिन है छोटे मोटे भाई। छोटे मोटे भाई कैसे भाई, कि देखो ये जो टर्म होती है कांस्टेंट होती है और ये टर्म भी कांस्टेंट होती है। जब इसका स्टेटमेंट देने के लिए जाते हो तो क्या Q1 और Q2 क्या हो गया, Q1 कैसे पैदा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से पता है हम लोग को कि चार्जेस आते हैं, आयंस बनते हैं, चार्ज पार्टिकल बनते हैं, तो ये वहां से पैदा होता है। यानी कि बहुत छोटा चीज, ठीक है ना, बहुत छोटा, ठीक है। पिकोज में जाकर के चार्ज भी कितना होता है, 1.69 × 10⁻⁹ होता है। -19 यानी भैया 1.69 के पहले 19 0 यहाँ पे। बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटी चीज, उसको देखा भी नहीं है हमने, एक अंदाजे पे काम कर, काल्पनिक चीजें, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, इसकी बात कर ली, इसके अंदर आप M1 और M2 की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, तो या तो फिजिक्स आपको बता रहा है बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में, या तो कहते लड़ जाए तो कार्यक्रम खत्म, ठीक है ना। तो ये फोर्सेज हैं, लगभग जुड़वा भाई हैं। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, मैं करवाऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछेंगे भाई इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, क्या आएगा फर्क इसके अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हम लोगों को क्या सीखना है कि भाई चार्ज जो होता है